ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के टॉप 4 पर। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ ने कहा कि पीएम मोदी की बातें सुनने के बाद ही पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने विपक्षी नेताओं को जवानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी नहीं करने की नसीहत दी। आजादी की लड़ाई का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी नेताओं के बारे में आपत्तिजनक बयान दे डाला और जहरीली शराब से हुई मौतों पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामे के बीच कई शहरों में शराब के ठिकानों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर यह रही है कि भारी नुकसान के बावजूद यह लड़ाई न्यूक्लियर वॉर में तब्दील नहीं हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका रही। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स ने खुद इस बात को माना। बिल बर्न्स ने इसे लेकर नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। We don't see any clear evidence today of plans to use tactical nuclear weapons. We've made very clear, the president has made very clear to the Russians, what the serious risks of that would be. I think it's also been very useful that Xi Jinping and Prime Minister Modi in India have also, raised their concerns about use of nuclear weapons as well. I think that's also having an impact on the Russians. दरअसल यूक्रेन से जंग के बीच 3 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर बटन दबाने से परहेज किया। तो बताया जा रहा है कि इसके पीछे नरेंद्र मोदी की अपील और भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा योगदान था। CIA ने तारीफ की है नरेंद्र मोदी का कि यूक्रेन और रशिया के बीच न्यूक्लियर वॉर इसलिए नहीं हुआ कि मोदी बीच में इस काम को किया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति स्थापित करने की बात कर रहा है। इसी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात भी हुई थी, जबकि PMO के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने बातचीत और कूटनीति के अपने आह्वान को फिर से दोहराया। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की थी। इतना ही नहीं, सितंबर में समरकंद में हुए शंघाई सहयोग संगठन की समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मोदी ने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। इस पर पुतिन ने कहा था कि मैं यूक्रेन संघर्ष पर आपकी स्थिति के बारे में जानता हूं। हम चाहते हैं कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए। डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, भारत यूक्रेन के साथ भी लगातार बातचीत करता रहा है। अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की थी, जिसमें PM मोदी ने संभावित परमाणु युद्ध को लेकर चिंता जाहिर की थी। और इस बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को निशाना बनाते हुए मिसाइल और रॉकेट हमले किए, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान लुहांस्क और बाखमुत शहर को पहुंचा। यहां मौजूद कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं, जबकि इमारतों का मलबा सड़कों पर फैल गया। तबाही ऐसी मची कि गगनचुंबी इमारतों की दरो दीवार हिल गई और ईंटें जमीन पर आ गिरी। लोगों के घरों का सामान बर्बाद हो गया। कहीं छोटे बच्चों की किताब तो कहीं घर का जरूरी सामान बाहर बिखरा हुआ नजर आया। यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने लोगों को खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराई, लेकिन इससे इनकी परेशानी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि रूस के हमले पहले से कहीं ज्यादा तेज और घातक हो गए हैं। The Russian Federation Armed Forces continues the special military operation in the Kupiansk direction. Up to 25 Ukrainian military and armored personnel carrier and 2 cars were destroyed as a result of fire damage near Kislovka in Kharkov region. रूस की आक्रामकता का सबूत यूक्रेन की राजधानी कीव में भी देखने को मिला, जहां रूस ने नागरिक ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें उठती नजर आईं, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जबकि इस दौरान रूस ने अपने रक्षा मंत्री का एक वीडियो जारी किया, जिसमें सर्गेई शोइगु हेलीकॉप्टर से जंग के मैदान का जायजा लेते नजर आए। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस उनके देश के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है।
Russia spares no resources for the war against our people, precisely against the people, against all Ukrainians from Lutsk to Kharkiv, from Sumy to Odessa. And I'm grateful to every leader, I'm grateful to every nation, our partners who understand that Russia's large-scale investment in terror is already, imagine, more than 4,000 missiles. हालांकि यूक्रेन भी जवाबी हमले करने से पीछे नहीं हट रहा। वो न सिर्फ वास्तविक संघर्ष वाले इलाकों बल्कि रूस के शहरों को भी टारगेट कर रहा है, जिसकी एक तस्वीर बेलगोरोद शहर से सामने आई है। जहां यूक्रेन सेना ने रॉकेट बरसाए, लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए बाहर निकले थे, लेकिन उनका सामना यूक्रेन के रॉकेट हमलों से हुआ। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना हवाई हमले करती नजर आई, जबकि बंकरों में छिपे रूसी सैनिक पनाह मांगते दिखे। कुछ देर बाद जब हमले रुके तो जमीन पर रूसी सैनिकों के शव नजर आए। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के हवाई हमलों से रूसी सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन इन सब के बावजूद रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसने अपने सहयोगी देश बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास किया और यूक्रेन को अपनी ताकत का एहसास कराया। बर्फीले मैदान में हुए इस युद्धाभ्यास में रूस और बेलारूस की सेना अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट के जरिए गोले दागती नजर आई। रूसी टैंकों ने जमकर गोलाबारी की, जबकि दोनों देशों के जवान रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड दागते हुए भी देखे गए। इस दौरान रूस की सेना ने एक डमी टारगेट को भी ध्वस्त किया। दरअसल रूस की मदद के लिए बेलारूस ने यूक्रेन सीमा पर अपने सैनिक तैनात कर रखे हैं, जबकि रूस के साथ सैन्य अभ्यास कर भविष्य में सामने आने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी भी कर रहा है। कहीं रेस्तरां में खाना खाना हो या किसी होटल में ठहरना हो, लोग आमतौर पर उसकी रेटिंग गूगल पर जरूर चेक करते हैं। सर्वे एजेंसी लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक लोग गूगल रेटिंग्स चेक जरूर करते हैं, लेकिन उसके आधार पर फैसले कम ही लेते हैं। इस सर्वे के मुताबिक सिर्फ 3% लोग ये मानते हैं कि गूगल रेटिंग एकदम सही होती है। वहीं 7% लोगों का कहना है कि उन्हें गूगल रेटिंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हालांकि 45% लोगों की राय है कि किसी रेस्तरां या होटल की गूगल रेटिंग बहुत हद तक भरोसेमंद होती है, जबकि 39% लोगों को गूगल रेटिंग पर कोई खास भरोसा नहीं है। गूगल के रिव्यू पर पूछे गए सवाल के जवाब में 45% लोगों ने इसे गलत बताया, जबकि 37% लोगों ने गूगल रिव्यू को पक्षपाती बताया। हालांकि 3% लोगों ने गूगल के रिव्यू को एकदम सही माना है। लोकल सर्कल्स के मुताबिक उसने यह सर्वे देश के 371 जिलों के 56,000 लोगों पर किया है, जिनमें 67% पुरुष और 33% महिलाएं शामिल हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में अब ठंड और कोहरा मौत की वजह बनने लगा है। यूपी के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे की वजह से एक गाड़ी बैरिकेड से टकराकर पलट गई, जिसके बाद पीछे से आ रही कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। यूपी के मैनपुरी में एक बस और कार में भीषण टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कोहरे के कारण हुए एक दूसरे हादसे में एक ट्रैक्टर पुल से नीचे गिर गया, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के औरैया में भी भीषण सड़क हादसा हुआ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर करीब आधा दर्जन गाड़ियां, बसें और ट्रक आपस में टकरा गए, जिसके कारण 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए। रायबरेली में सुबह कोहरे के चलते एक स्कूल वैन की लोडर से टक्कर हो गई। गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में स्कूल वैन में बैठे बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई। सीज फायर खत्म करने का ऐलान करने के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी से जुड़े 10 जवानों को बंधक बना लिया। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक टीटीपी के 25 से ज्यादा आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिस पर हमला बोला और 10 जवानों को अगवा कर ले गए। यही नहीं, आतंकियों ने एंटी टेरर डिपार्टमेंट में कैद अपने साथी आतंकियों को भी छुड़ा लिया, जबकि इस हमले में 4 पुलिस वालों की मौत हो गई। टेरर अटैक को अंजाम देने के बाद तालिबान ने लाइव टेलीकास्ट करके अपनी मांगे भी रखी। हमारे पाकिस्तान के फौजी इदारे को हम पहले सलाम पेश करते हैं। ये अर्ज है हमारा कि हमने इसको पकड़ लिया है, इस मेजर को, मेजर अब्दुल रशीद खुर्शीद अकरम, मेजर खुर्शीद अकरम को हमने पकड़ लिया है जेल में। इसके साथ 8-10
इसके साथ 8-10 और बंदे भी है। इन आतंकियों से लड़े बिना ही पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने सरेंडर कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार तालिबान की मांग मान ले और आतंकियों को अफगानिस्तान सुरक्षित जाने का रास्ता दे दे। हालांकि दिखावे के लिए ही सही, लेकिन पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन चला रही है। जबकि इसी बीच तालिबान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ आतंकवादियों के पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होने का दावा किया जा रहा है। तालिबान के मुताबिक यही वो आतंकी हैं जो एंटी टेरर डिपार्टमेंट पर कब्जा किए हुए हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे लग रहा है जैसे ये अफगानिस्तान ही है और पाकिस्तान नहीं है। वहाँ पे सुनने में आया कि जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे दहशतगर्द घुस गए। उन्होंने वहाँ पे पुलिस को होस्टेज बना लिया, लोगों को होस्टेज बना लिया, बंदे छुड़ा के ले गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबान के आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। आतंकियों के पास राइफल, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर सब कुछ था। यही नहीं, तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तान की जनता को इस्लामिक शासन लागू करने की धमकी के पर्चे भी बांटे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा से ही एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ वजीरिस्तान में एक सुसाइड हमला हुआ है जिसमें सुरक्षा बलों के 4 जवान बुरी तरह से घायल हो गए हैं। यह हमला वजीरिस्तान के थाल ब्रिज पर हुआ है जिस पर सुरक्षा बलों की एक गाड़ी गुजर रही थी। आत्मघाती हमलावर गाड़ी के सामने आ गया और उसने खुद को उड़ा लिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है और सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। हालांकि अब तक इस सुसाइड हमले की किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शक की सुई एक बार फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ओर ही मुड़ती दिखाई दे रही है। चीन के मुद्दे पर विपक्ष ने आज भी राज्यसभा में हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया और चर्चा की मांग करने लगे। जब मांग नहीं मानी गई तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले केंद्र सरकार को घेरते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। सभापति की टोका टाकी के बीच खड़गे ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे तो और क्या चर्चा करेंगे। हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे फिर किसको देंगे। खड़गे ने कहा कि विपक्ष सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। इस दौरान राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये दुखद है कि हंगामे के कारण कई अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही। राज्यसभा की कार्यवाही का बायकॉट करने के बाद कई विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद परिसर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर जोरदार हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से भाग रही है। पर अगर संपूर्ण विपक्ष सदन में उठाए उसके बाद भी 1 मिनट इस पर चर्चा न करे सरकार, तो समझ लेना चाहिए दाल में ही काला नहीं है बल्कि पूरी दाल काली। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने कहा कि वो सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन चीन के मुद्दे पर सरकार की कूटनीति फेल हो गई है। लेकिन सेना का शौर्य और डिप्लोमेटिक फेलियर एक चीज है। आपकी डिप्लोमेसी कंप्लीट फेलियर है। विपक्षी सदस्यों ने चीन के मुद्दे को जन सरोकार का मुद्दा बताया और मांग की कि इस पर नियमों को दरकिनार करके चर्चा करानी चाहिए। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि चीन ने सीमा वाले इलाकों में पक्के निर्माण कर लिए, लेकिन सरकार चुप्पी मारकर बैठी है। विपक्षी सदस्यों ने चीन से बढ़ते कारोबार पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि इसीलिए सरकार चर्चा से बच रही है। बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में ये बात कही है कि चीन घुसपैठ कर रहा है, बावजूद इसके आप चर्चा से भागते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार 2 साल में दिया है चीन को। इस दौरान शिवसेना के उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। क्यों है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 2014 से पहले लाला लांग की बात करते थे, लाल कुर्ता पहनकर अपनी कुर्सी छोड़कर शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाते हैं ब्रिक्स समिट में, और फिर इस तरीके का हमला हमारे साथ होता है। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे और सदन से बायकॉट करने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हताश हो गया है, इसलिए ओछी राजनीति पर उतर आया है कि विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस पार्टी बहुत निचले स्तर पर राजनीति कर रही है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट के रूल्स और रेगुलेशंस तक का सम्मान करना छोड़ दिया है और पार्लियामेंट को फंक्शन नहीं करने दे रही है। पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्षी सदस्य सभापति के निर्देश भी नहीं मान रहे और सदन नहीं चलने दे रहे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
जब कांग्रेस पार्टी और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए की सरकार थी, तब ऐसे सेंसिटिव विषयों पे चर्चा नहीं की जाती थी और क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांगा जाता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद में रक्षा मंत्री के बयान के बाद इस मुद्दे को विराम दे देना चाहिए था, लेकिन राहुल समेत विपक्ष के नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिससे सेना का मनोबल टूटता है। एलएसी पर चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए भारत सरकार अब सीमा की निगरानी के लिए नौसेना की भी मदद देगी। जानकारी के मुताबिक नौसेना ने कहा है कि सेना की जरूरत के मुताबिक एलएसी पर लंबी दूरी तक पेट्रोलिंग करने में सक्षम P-81 एयरक्राफ्ट तैनात किए जा सकते हैं। भारत ने अमेरिका से करीब 26,000 करोड़ रुपए के सौदे में 12 P-81 एयरक्राफ्ट खरीदे हैं। पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए खरीदे गए P-81 एयरक्राफ्ट हार्पून मिसाइल, MK-54 टॉर्पीडो और रॉकेट से लैस हैं। साथ ही नौसेना ने एलएसी की निगरानी के लिए सी गार्जियन ड्रोन तैनात करने की भी बात कही है। इनकी मदद से एलएसी पर होने वाली हर हरकत की लाइव फीड और हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें मिल सकेंगी। इनके अलावा इजराइल में बने हेरॉन ड्रोन भी चीन की हर चाल की पोल खोलने में मदद करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इन टोही विमानों और ड्रोन्स की मदद से लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही नौसेना के पास MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन भी हैं। 5500 नॉटिकल मील की दूरी तय कर सकते हैं और 35 घंटे तक उड़ान भरने की ताकत भी रखते हैं। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस टीम ने पिकअप वैन से 112 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। शराब को जब्त करने के बाद अब पुलिस गैंग में शामिल बाकी लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। पंजाब के गुरदासपुर में 2 जगह पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। हालांकि घुसपैठ की फिराक में आए ड्रोन पर बीएसएफ के जवानों ने जमकर फायरिंग की और नापाक इरादों को नाकाम किया। घटना के बाद बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। गाजियाबाद के कौशाम्बी में चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान को अपना निशाना बनाया। शातिर चोरों ने दुकान के शटर और ताले को तोड़कर करीब 30 लाख के सामान पर अपना हाथ साफ किया और फरार हो गए। प्रयागराज में कुछ दबंग छात्रों ने कैफेटेरिया मैनेजर के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एक बड़ी खबर इस वक्त कर्नाटक से मिल रही है, जहां एक टीचर ने छात्र को बेरहमी से पीटा है। छात्र को पीट कर छत से भी फेंक दिया है। छत से फेंके जाने के बाद इस छात्र की मौत हो गई। टीचर ने छात्र की मां पर भी हमला किया। टीचर पर छात्र की हत्या का आरोप है। आरोप यह है कि उसने पहले पीटा और पीटने के बाद उसे छत से फेंक दिया, जिसकी वजह से छात्र की मौत हो गई है। यह कर्नाटक के गडक से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक छात्र की बेरहमी से पहले पिटाई की गई। इसके बाद आरोप है कि टीचर ने उस छात्र को छत से फेंक दिया, जिसमें इस छात्र की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए अमर्यादित बयान के बाद भारत में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। जम्मू से लेकर बेंगलुरु तक बिलावल के पुतले जलाए गए और उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की गई। जबकि इस विरोध प्रदर्शन से बिलावल भुट्टो की घबराहट और बौखलाहट एक बार फिर बढ़ती नजर आई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस से नहीं डरते। उन्होंने जो बयान दिया था वो इतिहास के हिसाब से था। इतिहास को मिटाना काफी मुश्किल होता है। वहीं बिलावल के बचाव में पाकिस्तान की सरकार भी उतर आई। पाकिस्तान ने बिलावल के बयान पर तो सीधे सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने एक बार फिर लाहौर ब्लास्ट के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। Investigation by our law enforcement agencies with the support of international counterparts have found concrete evidence that masterminds, financiers and facilitators of Lahore terrorist attack were Indian nationals and are located in India. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत पर आतंकी वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए कीचड़ उछाला, तो इससे पहले पाकिस्तान सरकार में मंत्री शाजिया मर्री ने परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दी। शाजिया मर्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, लिहाजा भारत पाकिस्तान को कमजोर न समझे। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़
पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवज्जुह से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए फूल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी जहरीली शराब से हुई मौतों का मुद्दा गूंजा। बीजेपी ने जहरीली शराब की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के घर वालों को मुआवजा देने की मांग की। और अपनी इस मांग को लेकर बीजेपी के विधायक सदन में वेल तक पहुंच गए और नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। छपरा में जहरीली शराब से हुई सैकड़ों मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित की जाए, कार्य स्थगन भी आया है महोदय, और पीड़ित परिवार को मुआवजा दी जाए। सदन में इस पर विमर्श हो। मेरा प्रस्ताव कि छपरा में मरे सैकड़ों लोगों के लिए सदन में शोक प्रकट किया जाए। सदन में हंगामे को रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को बोलने का मौका दिया। इसके बाद भी हंगामा नहीं थमा। नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्नकाल के दौरान सरकार से मुआवजे की मांग की और जहरीली शराब से हुई मौतों की जांच के लिए जांच टीम बनाने की गुहार लगाई। विपक्ष ने जहरीली शराब के मुद्दे पर नीतीश सरकार को तो घेरा ही, विधानसभा अध्यक्ष के रवैये पर भी सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सदन में उन्हें बोलने से रोका जा रहा है, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच बहस भी हुई। विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि विधायकों की आवाज दबाने से सदन की गरिमा धूमिल हुई है। इससे आसन की गरिमा आने वाले भावी पीढ़ी कहीं न कहीं लज्जित होंगे महोदय। नेता प्रतिपक्ष आपके द्वारा जो कहा हर मिनट में दो बार टोका गया महोदय। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष की बात को अनसुना करते हुए सदन की कार्यवाही आगे बढ़ा दी और सदन में उपस्थित दूसरे सदस्यों को अपनी बात रखने का समय दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा में ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इस बार बीजेपी विधायक हाथ में सरकार विरोधी पोस्टर लेकर वेल तक पहुंच गए और सदन में पोस्टर दिखाकर हंगामा करने लगे। आप उस पोस्टर को नहीं आप पोस्टर ले लीजिए। जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में तैनात सिक्योरिटी गार्ड और मार्शल को पोस्टर छीनने का आदेश दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में कार्यवाही के दौरान पोस्टर लेकर आने की इजाजत नहीं है। ले लीजिए, मार्शल पोस्टर लीजिए, पोस्टर लीजिए, उठाइए, उतारिए, हटाइए, पोस्टर उठाइए। पोस्टर लेकर आना सख्त मना है, नियम के विरुद्ध है। लेकिन बीजेपी विधायक सदन की कार्यवाही के दौरान पूरे समय हंगामा करते रहे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया और बीजेपी के व्यवहार को अलोकतांत्रिक बताया। प्रश्नकाल चल रहा है, माननीय सरकार ने तैयार होकर के आपके प्रश्नों को जवाब देने के लिए तैयार है, परंतु जनहित में आप काम नहीं कराना चाहते हैं। सदन में शराब पर हंगामा हुआ तो सदन के बाहर भी जहरीली शराब से हुई मौतों का मुद्दा गूंजा। बीजेपी विधायकों ने नीतीश सरकार की शराबबंदी पॉलिसी पर सवाल खड़े किए और विधानसभा परिसर में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन के दौरान हाथ में पोस्टर ले रखे थे जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे हुए थे। बीजेपी विधायकों ने सवाल उठाया कि जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है तो फिर जहरीली शराब कहां से आई। मुआवजा तो आपको देना ही पड़ेगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार जो है पूर्ण रूपेण बंद है, तो सरकार आया कहां से? आपकी सरकार है, आपने बताइएगा। बीजेपी विधायकों ने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द जहरीली शराब की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के घर वालों को मुआवजा दे। वहीं पटना से लेकर दिल्ली तक छपरा शराब कांड को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने शराबबंदी वाले बिहार में 81 लोगों की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और जवाब मांगा। वहीं बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या छिपाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार पीड़ित परिवार वालों को डरा रही है। सैकड़ों से पार गया, इस आंकड़े को छुपा रहे हैं, मीडिया में आ रहा है। मुझे डराया गया कि तुम थाने जाओगे, पोस्टमार्टम कराओगे, तुम केस में फंसोगे, जेल जाओगे। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने भी शराब कांड को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश कुमार लोगों की मौत पर हंस रहे हैं और शोक मनाने से इनकार कर रहे हैं। सुशील मोदी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार पीड़ित परिवार वालों को मुआवजा नहीं देगी तो हम लोग कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने के लिए आवश्यकता होगी तो कोर्ट में जाएंगे, लेकिन हम नीतीश कुमार को बाध्य कर देंगे इन गरीबों को मुआवजा देने के लिए।
लोक जनशक्ति पार्टी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बिहार पूरी अराजकता के माहौल में चला गया, क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसे में अब 81 लोगों की मौत के बाद पुलिस हरकत में आई और शराब तस्करों पर कार्रवाई तेज कर दी। बिहार के दरभंगा में एक्साइज टीम और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार को पकड़ा जिसमें अवैध शराब रखी थी। पुलिस ने बताया कि यह शराब हरियाणा से लाई गई थी, जिसकी बिहार में बिक्री होनी थी, लेकिन बिक्री से पहले ही पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। पुलिस ने शराब के साथ कई शराब तस्करों को पकड़ा और उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जो लोग शराब पी रहे थे। पटना में भी प्रशासन ने शराब के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया और एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। क्योंकि कारोबारी दूर से ही पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने में सफल रहे। बाकी शराब 466 बोतल बरामद हुआ है। दानापुर की मनेर पुलिस ने भी गुप्त सूचना मिलने पर शराब की एक अवैध फैक्ट्री में छापा मारा और शराब बनाने के उपकरणों को आग के हवाले कर दिया। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए भारत बॉर्डर से सटे इलाकों को जोड़ने वाले फ्रंटियर हाईवे बनाएगा। यह फ्रंटियर हाईवे भारत, तिब्बत, चीन और म्यांमार बॉर्डर के पास से होकर गुजरेगा। कई इलाकों में तो बॉर्डर से इसकी दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर होगी। बॉर्डर पर बनने वाला यह फ्रंटियर हाईवे 1748 किलोमीटर लंबा होगा। NH 913 के नाम से बनने वाला यह हाईवे बॉर्डर पर तेजी से हथियार और जवानों को रसद पहुंचाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। बोमडिला से शुरू होने वाला यह हाईवे भारत तिब्बत सीमा पर नफरा, हुरी और मोनिगोंग से होकर गुजरेगा। साथ ही यह हाईवे चीन सीमा से सटे जिदो और चेनक्वेंती से होकर भी गुजरेगा और भारत म्यांमार सीमा पर विजयनगर तक जाएगा। चीन के सीने पर शूल की तरह बनने वाले इस हाईवे को 9 चरणों में बांटा गया है और इसे बनाने पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के मुताबिक 2024-2025 तक इस हाईवे को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तैनात सुरक्षाकर्मी और छात्रों के बीच मारपीट हो गई। यूनिवर्सिटी के छात्रों का आरोप है कि पहले सुरक्षाकर्मियों पर उनके साथ सुरक्षाकर्मियों ने मारपीट की और फिर गोलियां भी चलाई, जिसके बाद वहां छात्रों की भीड़ जुट गई और देखते ही देखते यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए छात्र कैंपस में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने लगे। इस घटना में कई लोगों को चोटें आईं। इस दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी में खड़ी एक टीचर की कार के शीशे भी तोड़ दिए। अपनी कार की हालत देखकर टीचर का गुस्सा फूट पड़ा। ड्यूटी का निर्वहन करता है, गाड़ी विश्वविद्यालय कैंपस में खड़ा करके गया था मैं ड्यूटी करने और मैं लौट के आया तो मुझे गाड़ी इस हालत में मिली। छात्रों का हंगामा यही नहीं थमा, उन्होंने कैंपस में खड़ी एक बाइक को भी आग के हवाले कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची और हंगामा कर रहे छात्रों को वहां से भगाया। बताया जा रहा है कि छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बढ़ी हुई फीस वापस लेने और छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। रूसी सेना एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन से हमला कर रही है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से हमले के बाद अब रूस एक बार फिर ड्रोन की मदद से हमला कर रहा है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने 20 से ज्यादा ड्रोन के साथ हमला किया। टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलोन मस्क के एक ट्वीट ने खलबली मचा दी है। मस्क ने एक पोल जारी कर लोगों से ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बारे में सवाल पूछा है। मस्क ने कहा, अगर इस पोल का नतीजा हाँ आता है तो वो ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ देंगे। अर्जेंटीना के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कतर से लेकर अर्जेंटीना तक जश्न का माहौल है। खास तौर पर मेसी का शहर रोसारियो में लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। लोग मेसी के वापस घर आने का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में बर्फीला तूफान जमकर कहर बरपा रहा है। न्यूयॉर्क में बर्फबारी के बाद कई घरों की बिजली ठप हो गई है। वहीं सड़कों पर बर्फ जमने के बाद गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में क्रिसमस मैराथन का आयोजन किया गया। लाल और सफेद रंग की सेंटा हैट पहनकर करीब 1500 खिलाड़ियों ने इस मैराथन में हिस्सा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के देश के लिए किए गए योगदान को याद दिलाया, देश के लिए कुर्बानी देने का जिक्र किया, लेकिन इस दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी से सवाल पूछा कि क्या आपने एक भी कुर्बानी दी है। हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया, तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। चीन में कोरोना महामारी का तांडव जारी है।
कई शहरों में तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जिम और स्कूलों को बंद कर वहां अस्थायी क्लिनिक खोल दिए गए हैं, जहां कोरोना के मरीजों की जांच की जा रही है। चीन के शंघाई से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अब स्कूलों में अस्थायी क्लिनिक खोले गए हैं, जहां मरीजों की जांच की जा रही है। हालात बिगड़ते देख चीन सरकार ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ा दी है और अब घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि उनको खतरा सबसे ज्यादा है। चीन सरकार का दावा है कि देश के 90% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि बूस्टर डोज सिर्फ 58% लोगों ने ही लगवाई है। और इस बीच एक अमेरिकी संस्थान ने आशंका जताई है कि चीन में कोरोना की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। अमेरिका के IHME यानी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड इवोल्यूशन के वैज्ञानिकों के मुताबिक चीन ने हाल में कोरोना की सख्त गाइडलाइंस को अचानक ही हटा लिया है, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। और IHME के मुताबिक 2023 में चीन में कोरोना महामारी 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले सकती है। IHME का कहना है कि 1 अप्रैल तक चीन में कोरोना का पीक आ जाएगा और तब तक 3,22,000 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी होगी। IHME का यह भी कहना है कि 1 अप्रैल तक चीन की 1/3 आबादी कोरोना की चपेट में आ सकती है। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाने को लेकर बवाल हो गया। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा के असेंबली हॉल में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने पर आपत्ति जताई और जमकर हंगामा किया। इसके बाद पूर्व सीएम सिद्धारमैया की अगुवाई में कांग्रेस सदस्यों ने विधानसभा परिसर में धरना देना शुरू कर दिया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जवाहरलाल नेहरू समेत अन्य महापुरुषों की तस्वीरें हाथ में ली हुई थीं। कांग्रेस सदस्य राष्ट्रीय नेताओं और बड़े समाज सुधारकों की तस्वीरें लगाने की मांग कर रहे थे। इस बीच सिद्धारमैया ने कहा कि सरकार अहम और बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है। दरअसल आज ही विधानसभा में स्पीकर और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सावरकर सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं के चित्रों का अनावरण किया था। सावरकर के अलावा महात्मा गांधी, बसवन्ना, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार पटेल और स्वामी विवेकानंद के चित्र भी विधानसभा में लगाए गए, लेकिन कांग्रेस ने वीर सावरकर का चित्र लगाए जाने को मुद्दा बना लिया। दरअसल सिद्धारमैया सावरकर को एक विवादास्पद शख्सियत बताते रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा में उनका चित्र लगाने का विरोध किया तो बीजेपी के हाथ बड़ा मुद्दा लग गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और सवाल किया कि क्या विधानसभा में दाऊद इब्राहिम का चित्र लगेगा। सावरकर के डालने से आपको दुख होगा, किसका डालना है? सिद्धारमैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। टीपू सुल्तान की तस्वीर होनी चाहिए कर्नाटक में। अगर वीर सावरकर का नहीं होना चाहिए तो किसका होना चाहिए? मिसाइल परीक्षणों के लिए कुख्यात नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर अपने खतरनाक मंसूबों का इजहार किया। इस बार उत्तर कोरिया ने एक जासूसी सैटेलाइट का परीक्षण किया। जासूसी सैटेलाइट के परीक्षण के बाद जापान और उत्तर कोरिया की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि किम जोंग उनका मकसद इस सैटेलाइट के जरिए दोनों देशों की गतिविधियों पर नजर रखना है। जासूसी सैटेलाइट के आखिरी परीक्षण के बाद किम अब इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। वो इस जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग को अप्रैल 2023 तक पूरा कर लेना चाहते हैं। उत्तर कोरिया की स्पेस एजेंसी नाडा की माने तो ये सैटेलाइट अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। इसमें कैमरा ऑपरेटिंग तकनीक, संचार उपकरणों की डेटा प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन क्षमता, ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम की ट्रैकिंग और नियंत्रण सटीकता जैसी चीजें मौजूद हैं। जबकि उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया KCNA के मुताबिक टोंगचांग री के उत्तर पश्चिमी शहर में सोहे सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन से अंतिम परीक्षण किया गया। वैसे उत्तर कोरिया ने कुछ दिनों पहले हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मोटर की भी टेस्टिंग की थी। वहां की सरकारी मीडिया ने इसे एक नए तरह का रणनीतिक हथियार प्रणाली बताया था। जबकि कुछ घंटे पहले नॉर्थ कोरिया ने पूर्वी सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। साउथ कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि दोनों मिसाइलों ने करीब दूरी तय की और ये पूर्वी सागर में गिरी। वहीं जापान के उप रक्षा मंत्री ने कहा कि मिसाइलें जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर गिरी और कोई नुकसान नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने इस साल बड़ी संख्या में मिसाइल परीक्षण किए हैं। के मुताबिक उसने इस साल 35 बार मिसाइल टेस्टिंग की है, जबकि साउथ कोरिया और अमेरिका का कहना है कि इस तरह के उकसावे से नॉर्थ कोरिया को ही नुकसान होगा। उत्तराखंड के चमोली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। नीति घाटी में ठंड का सितम ऐसा है कि घाटी में बहने वाले झरने और नदी नाले पूरी तरह जम गए हैं।
बिहार के बेगूसराय में उद्घाटन से पहले ही एक पुल के ढहने से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक ये पुल 14 करोड़ की लागत से बनाया गया था और जल्द ही इसका उद्घाटन होना था। मोतिहारी में पेट्रोल पंप के सामने खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि आग की लपटें पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची और बड़ा हादसा होने से टल गया। बिहार के दानापुर में रेलवे स्टेशन के पास बनाई जा रही अवैध शराब को पुलिस टीम ने नष्ट किया। पुलिस के मुताबिक महुआ के इस्तेमाल से यहां खुलेआम शराब बनाई जा रही थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने राहुल पर चीन के नाम पर भय फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि वो सेना पर सवाल उठा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने सवाल किया कि डोकलाम तनाव के दौरान राहुल गांधी किसके साथ बैठे थे। जब डोकलाम की घटना हुई तो चीन के अधिकारियों के साथ राहुल गांधी पाए गए। क्या पी रहे थे, क्या बात कर रहे थे, ये उनको देश को बताना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और चीन में साठ-गांठ का भी आरोप लगाया। राजीव गांधी फाउंडेशन को क्या चीनी दूतावास से पैसा लिया गया? तो क्यों लिया, क्यों दिया पैसा? और आज राहुल गांधी जी के बयान, चीन के पक्ष वाले जो बयान दिखते हैं, उसके कारण आपके सामने आ गए। उन्होंने राहुल पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि वो राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिली फंडिंग पर चुप क्यों हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर सेना का मनोबल गिराने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सेना को सक्षम बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों ने जवानों का मनोबल गिराने वाले बयान दिए। जब हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब डोकलाम पे भी दिया और सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक भी की, तब भी क्या राहुल गांधी जी और कुछ विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते रहे? ये तो अपनी ही सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के चीनी सामान का बहिष्कार करने के सुझाव पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पहले ही आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम कर रही है। देखिए, जो लोग अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंकवादी समर्थकों के घरों में जाकर रहते हैं, कई घंटे और रातें बिताते हैं, जो भारत के जवानों की सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो अपनी सलाह अपने पास ही रखें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। लोकसभा में जयशंकर ने कहा कि उन्हें राजनीतिक आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जवानों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. When our jawans, sir, are standing, our jawans are standing, sir, in Yangtze, in Yangtze at 13,000 feet. At 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. Sir, our jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. This is not something which is appropriate. AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि सरकार बहस से क्यों भाग रही है। ओवैसी ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर सामने आना चाहिए और देश के सामने सभी तथ्यों को रखना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सेना को बहादुर और सरकार को कमजोर बताया। मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसरीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। ओवैसी ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर संसद में बहस की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार चाहे तो इन कैमरा बहस करवा ले। हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आप डिबेट करवाइए। अगर आप इन कैमरा कराना चाहते हैं, मीडिया रिपोर्ट ना करे, वो भी रूल्स में प्रोविजन है, करवाइए। अगर वो भी नहीं कराना तो कम से कम अपोजिशन लीडर्स को बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सुनिए हमको क्या कहना है। अर्जेंटीना ने 36 साल के लंबे इंतजार के बाद फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। जैसे ही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लियोनेल मेसी के हाथों में पहुंची, कतर का लुसेल स्टेडियम शानदार आतिशबाजी से रोशन हो उठा और वहां मौजूद अर्जेंटीना के हजारों समर्थक खुशी से झूम उठे। कतर के लुसेल स्टेडियम में शोर गूंजने लगा। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना और मेसी का बरसों पुराना इंतजार खत्म हुआ। विश्व विजय की खुशी से अर्जेंटीना के हर खिलाड़ी का चेहरा चमक रहा था।
ये जीत इतनी बड़ी थी कि मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक इसकी खुमारी दिखी। ट्रॉफी लेकर ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही मेसी एक टेबल पर चढ़कर झूमने लगे। इसके बाद कतर में फीफा चैंपियंस की विक्ट्री परेड भी निकाली गई, जिसमें आगे आगे ऊंटों का दस्ता चल रहा था और ट्रक पर अर्जेंटीना की टीम सवार थी। जश्न की ऐसी ही खुमारी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में भी दिखी, जहां सार्वजनिक जगहों पर फाइनल देखने के लिए जुटे लोग जश्न में डूबे दिखे। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में इतनी भीड़ नजर आई कि सड़क दिखनी ही बंद हो गई। ये फुटबॉल का वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद की दीवानगी थी, जो अर्जेंटीना के हर नागरिक के सिर चढ़कर बोल रही थी। फीफा वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही अर्जेंटीना की जो टीम है वो अरबपति बन गई है, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही उसे इनाम के तौर पर अरबों रुपए मिले। विश्व विजेता अर्जेंटीना को इनाम के तौर पर $42 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 347 करोड़ रुपए की रकम मिली है। वहीं दूसरे नंबर पर रही फ्रांस की टीम को $30 मिलियन यानी करीब 248 करोड़ रुपए मिले। तीसरे नंबर पर रही क्रोएशिया की टीम को $27 मिलियन यानी लगभग 223 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं टूर्नामेंट में अपने खेल से सबको चौंकाने वाली मोरक्को की टीम को $25 मिलियन यानी करीब 207 करोड़ रुपए मिले। अर्जेंटीना में जीत का जश्न दिखा तो फ्रांस के लियोन शहर में हार के बाद हंगामा मच गया, जहां कुछ लोग गाड़ियों पर हमला करते नजर आए। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना से हार के बाद फ्रांस के कई शहरों में हिंसा भड़क गई और फ्रांस टीम की हार से हताश समर्थकों ने सड़कों पर हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। पेरिस, नीस और लियोन शहर की सड़कों पर लोग जहां तहां भागते हुए सड़कों पर सामान फेंकने लगे और तोड़फोड़ भी की। लियोन शहर की तस्वीरों में तो कुछ लोग सड़क से गुजर रही गाड़ियों पर हमला करने लगे। पुलिस को भीड़ हटाने के लिए आंसू गैस भी छोड़नी पड़ी। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद फ्रांस में भीड़ के बेकाबू होने और हिंसा भड़कने की आशंका थी, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, हिंसक भीड़ ने पुलिस पर ही धावा बोल दिया। कतर में 20 नवंबर को शुरू हुआ फुटबॉल वर्ल्ड कप का महामेला खत्म हो चुका है। एक महीने तक चले इस टूर्नामेंट में कई रिकॉर्ड बने तो कई टूटे भी। कई खिलाड़ियों ने अपने खेल से दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का गोल्डन बूट अवार्ड जीता फ्रांस के फॉरवर्ड किलियन एम्बापे ने, जिन्होंने टूर्नामेंट के 7 मैचों में 8 गोल दागे। विश्व विजेता अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला, जिन्होंने 7 मैचों में 7 गोल दागे। गोल्डन ग्लव यानी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड अर्जेंटीना के गोलकीपर एमी मार्टिनेज को मिला है। वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2022 के यंग प्लेयर का अवार्ड अर्जेंटीना के एंसो फर्नांडीज को मिला है। 21 साल के एंसो फर्नांडीज मिडफील्डर हैं। टूर्नामेंट में साफ सुथरा खेल दिखाने के लिए इंग्लैंड की टीम को फीफा प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक लड़की की स्किपिंग स्किल्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कहते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए रस्सी कूदना यानी स्किपिंग करना सबसे अच्छी एक्सरसाइज में से एक है, और ये वीडियो इस लड़की का जोश और फिटनेस लेवल इसी की गवाही दे रहा है। स्किपिंग करने के फायदे शायद अब इन डॉग्स को भी पता चल गए हैं। वायरल वीडियो में चारों डॉग्स अपने मालिक के साथ पूरे तालमेल के साथ और सही टाइमिंग पर रस्सी कूद रहे हैं। लकड़ी पर नक्काशी करना कोई नई कला नहीं है, लेकिन 21वीं सदी में और मॉडर्न औजारों के जमाने में नक्काशी और बारीक हो गई है। लकड़ी के टुकड़े पर ऐसी डिटेलिंग को देखकर हर कोई हैरान हो गया। हर साल क्रिसमस के मौके पर बच्चों को तोहफे का इंतजार रहता है, और इस बिल्ली की हरकत किसी बच्चे से कम नहीं है। वैसे तो ये बिल्ली शांत रहती है, लेकिन अपने तोहफों को बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है।